हेलो डियर एस्पिरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 85 तक किया था। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 86। ये सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। फॉर अ सॉइल रिलेशन बिटवीन आर डी आर एंड डब्ल्यू, ये गामा होगा बेसिकली, गामा डी गामा एंड डब्ल्यू, और इसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो गामा डी इक्वल्स टू क्या होता है? गामा डी की जो वो होती है गामा अपॉन 1 + डब्ल्यू होता है। जो गामा है आपका बल्क है और ये डब्ल्यू इज़ द वाटर कंटेंट। ठीक है, डब्ल्यू इज़ द वाटर कंटेंट। तो इसमें यही है, गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 + डब्ल्यू। दिस इज़ द आंसर। सॉइल के आपको जो फर्स्ट यूनिट के जो फॉर्मूलाज हैं ना, जो भी रिलेशंस हैं, वो आपको एक चार्ट बना के रख लो और उसे याद कर लो, क्योंकि वहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं प्लस ये भी आते हैं। अब देखो इसी में कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 87, फॉर अ सॉइल रिलेशन बिटवीन ई एंड एन इज एक्सप्रेस्ड एज। ई एंड एन मतलब आपका वॉइड रेशियो, ई इज़ वॉइड रेशियो एंड एन इज़ पोरोसिटी। तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में क्या वो होता है? ई इक्वल्स टू होता है आपका एन अपॉन 1 - एन, और आपका एन इक्वल्स टू होता है ई अपॉन 1 + ई। ये दो रिलेशन होते हैं, तो बी विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ परफेक्टली ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी। अब ये बोल रहा है खुद ही, जब सॉइल आपकी पूरी ड्राई स्टेट में है तो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा? मतलब आपकी सॉइल अगर पूरी ड्राई स्टेट में है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन वहाँ पे क्या होगा? 1, 0, 10 या -1? 10 और -1 तो हटा दो, ये तो होता ही नहीं। 1 और 0 में से क्या होगा? अब देखो आपके जो सॉइल में वॉइड्स हैं वो टोटली ड्राई हैं, तो आपका सेचुरेशन क्या होगा? वहाँ पे 0 होगा। जब आपके सारे के सारे वॉइड्स फुल्ली वाटर से फिल हो जाते हैं तो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी 1। ठीक है, तो इसका आंसर 0 होगा। ड्राई सॉइल के लिए आपकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, तो सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.6 होती है। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट डेटा वाले क्वेश्चन है। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक। ये आप खुद ही देख सकते हैं। ऑगाइट, कैल्साइट, माइका, दीज आर नॉट रॉक्स। ठीक है, सिर्फ जिप्सम आपका रॉक है इसमें, तो दिस इज द आंसर। जिप्सम इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल से है। तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल या बेसाल्ट। अब जो पेरेंट रॉक होता है ना मार्बल का, मार्बल हमारा हमेशा बनता है किससे? लाइमस्टोन से। ठीक है, बाकी सैंडस्टोन से आपका बनता है क्वार्जाइट। शेल की अगर हम बात करें तो शेल का फिर स्लेट होता है, और बेसाल्ट की बात करें तो इसका होता है एम्फीबोलाइट। ठीक है, बोलाइट, LITE, ये होता है इनके। मार्बल आपका हमेशा लाइमस्टोन से बनता है, तो लाइमस्टोन विल बी द आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलिसियस रॉक्स। ठीक है, सिलिसियस रॉक्स जो होते हैं उसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सिलिसियस मतलब जिसमें सिलिका होता है, तो सिलिका आपका हमेशा सैंड को डिनोट करता है। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसे सिलिका या सिलिसियस की बात आएगी तो आप वहाँ पे आंख बंद करके सैंड पे आंसर मार देना, सैंड विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन बिल्डिंग स्टोन से। लाइम स्टोन इज फिजिकली क्लासिफाइड एज। जो लाइमस्टोन हमारा होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेटिफाइड होता है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन होते हैं आपके स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड। ठीक है, लेकिन जो आपका लाइम होता है वो स्ट्रेटिफाइड होता है। बाकी कैल्सेरियस और आजिलिशियस से केमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, अब ये आपको बिल्डिंग मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इसका पूरा आपको एक एक स्टोन के बारे में। बट हाँ, यहाँ पे तो इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि टोटल 180 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चांसेस है। लेकिन जब आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं और आप होल सिलेबस सिर्फ 100 क्वेश्चन में आपको कंसोलिडेट करना होता है, तो वहाँ पे इतने इन डेप्थ नहीं आते। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर ज़्यादा है, मतलब दोनों पेपर के 360 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे ये फिर पूछ लेता है। अब देखो, लेकिन फिर भी आपको जो है ना, ये जो फिजिकल और जो क्लासिफिकेशन होते हैं जितने भी टाइप के रॉक्स के, चाहे वो कैसे भी हों, तो एक बार आपको उसका एक चार्ट बना के उसको ढंग से देख लेना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहाँ से आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर ब्रिक नॉर्मली हैज़। अब फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग आपका कैसा होता है? ओवल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो ओवल आपका, सॉरी, जो फ्रॉग होता है आपका रेक्टेंगुलर ही शेप का होता है फ्रॉग।
देखा ही होगा आपने ब्रेक के ऊपर जिसमें आपकी कंपनी भी मेंशन होती है, तो इट्स रेक्टेंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट, प्लाईवुड यूज फॉर शटरिंग शुड बी। अब जब शटरिंग हम करते हैं, शटरिंग में आपकी अलग अलग होती है, आपकी स्टील की भी होती है और या फिर प्लाईवुड की भी होती है। तो प्लाईवुड की जो शटरिंग होगी वो, आप देखो ऑप्शन आपके दे रखे हीट, मोथ, वाटर और फायर रेजिस्टेंस। तो आपकी वो प्लाईवुड क्या रेजिस्टेंस होनी चाहिए, दैट शुड बी वाटर रेजिस्टेंस। क्यों वाटर रेजिस्टेंस, क्यों? क्योंकि जब आप शटरिंग पे प्लाईवुड के ऊपर ही आपका जो भी कंक्रीट होता है वो प्लेस होता है, अगर वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं हुई तो आपकी जो भी कंक्रीट का वाटर होगा वहाँ के थ्रू क्या हो जाएगा, वो परमिएबल हो जाएगा, मतलब परमिबिलिटी बढ़ जाएगी और वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, सीपेज हो जाएगा एक्चुअली। तो इट विल बी डेंजरस, कि आपके पास फिर क्या होगा, वहाँ पे क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस होंगे। तो इट शुड बी वाटर रेजिस्टेंट। वैसे तो होना तो सब कुछ ही चाहिए उसको, फायर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए लेकिन प्लाईवुड आपको फायर रेसिस्टेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, बेसिकली जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो यही जानना चाह रहा है कि वहाँ पे जो बेसिक जो उसकी चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, तो इट शुड बी वाटर रेसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्किंग ऑफ सैंड। ये भी फेवरेट टॉपिक होता है। बल्किंग ऑफ सैंड आपका किसकी वजह से होता है, एयर इन वॉइड्स, मॉइस्चर इन वॉइड, सरफेस टेंशन या कैपिलरी एक्शन। अब कोई लोग इसमें कैपिलरी एक्शन भी कर देंगे, क्योंकि हाँ ऐसा ही होता है, पानी नीचे से ऊपर। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक हैं। लेकिन हाँ, जो सिंपल सा है इसका फंडा, इसका आंसर है मॉइस्चर इन वॉइड्स। जो भी आपके ये सैंड में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उस वॉइड्स जो होते हैं, वॉइड्स में जब आपका मॉइस्चर फिल हो जाता है तो उसकी वजह से सैंड का क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, और वो ड्रास्टिकली चेंज होता है, मतलब 4 to 5% आपका वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है। तो वो मॉइस्चर इन वॉइड्स की वजह से होता है। डेंसिटी इंडेक्स, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है। तो वो बेसिकली ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई डी इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ नेचुरल कोहेजन लेस सॉइल डिपॉजिट या नन ऑफ दीज। सिंपल सी बात है, डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है आई डी का फॉर्मूला, ई मैक्स माइनस ई इन सी टू अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ठीक है, ये डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। तो डेंसिटी इंडेक्स हम निकालते हैं किसके, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ नेचुरल कोहेजन और सॉइल डिपॉजिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, अगेन सेम क्वेश्चन, फ्रॉम द सॉइल। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0 and 1, इट लाइज बिटवीन 0 and 1। चलिए, अब ये क्वेश्चन में थोड़े न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं हैं तो इसीलिए ज़्यादा हो जा रहे हैं, वरना तो न्यूमेरिकल्स होते तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, द हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट फॉर्म्स द बॉटम ऑफ अ डोर और अ विंडो इज कॉल्ड। जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर आपका होता है बॉटम ऑफ डोर और विंडो से हम बोलते हैं सेल। ये बिल्डिंग मटेरियल का ही क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू फोर्सेज। अब ये सॉलिड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ गया। टू मेक द रिजल्टेंट अ मिनिमम एंड मैक्सिमम आर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें कॉमन सेंस वाली बात है, आपने जैसे बेसिकली जो आपकी फिजिक्स है वो पढ़ी होगी, तो फोर्सेस की बात होती है। अब ये पूछ रहा है टू फोर्सेज है, मेक द रिजल्टेंट मिनिमम एंड मैक्सिमम। टू फोर्सेस के बीच का मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा, अब कोई एक पॉइंट है उससे दो फोर्स निकल रहे हैं, ठीक है, ए और बी, कोई भी फोर्स हो सकते हैं, तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा मिनिमम कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। ये कॉमन सेंस वाली भी बात है। तो जब 180 डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच तो इट विल बी मिनिमम, और जब 0 डिग्री का एंगल होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में रख रहे तो इट विल बी मैक्सिमम। तो यही आंसर 180 एंड 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, अब बताओ, सिंगल कवर बट जॉइंट, ये स्टील का क्वेश्चन है, डबल कवर बट जॉइंट, लैप जॉइंट या एनी जॉइंट। अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, इसके लिए आपको पहले बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बेंडिंग स्ट्रेस। अब देखो बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस आपने जो जैसे आप पढ़ते ही हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ा है या फिर सॉलिड मैकेनिक्स या वो, तो बेंडिंग स्ट्रेस आपकी क्या होती है, जब आप पे कोई भी चीज़, एक साइड आपका कंप्रेशन एक साइड टेंशन आए, या फिर कोई भी आपका एक लाइन ऑफ सिमेट्री पे लोड नहीं लगे, थोड़ा सा इसेंट्रिक हो जाए, तो आपकी क्या होती है, बेंड होने की टेंडेंसी होती है। मतलब अगर मैं बात करूँ किसी बीम की, तो जब वो बेंड होता है तो उसका डायग्राम कैसे होता है, ऐसा,
ऐसा हो जाता है कुछ, मतलब इसमें ऊपर साइड कंप्रेशन, नीचे साइड टेंशन। तो दिस इज ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेसेस। एक साइड आपका कंप्रेशन आ गया, एक साइड आपका टेंशन आ गया, क्योंकि इस साइड जो आपकी ये लेयर है ये कंप्रेस हो रही है और जो बॉटम है वो एक्सटेंड हो रहा है, तो दैट विल बी इन टेंशन। तो बात यहाँ पे हो रही है कि कौन सी जो आपकी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस किस में नहीं होगी, जहाँ पे भी आपको क्या है मतलब एक साइड कंप्रेशन एक साइड टेंशन, या ऐसी कोई एक्सियली इसेंट्रिक लोड आने की जहाँ पे टेंडेंसी नहीं होगी, तो वो आपका बेंडिंग स्ट्रेस से दूर रहेगा। तो सिंगल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, सिंगल कवर बट जॉइंट में एक आपने कवर लगाया है, दो आपकी प्लेट हैं, उस पर आपने एक कवर लगाया है और वो आपने कनेक्ट करी है, ठीक है। लैप जॉइंट, एक के ऊपर एक, दिस इज लैप जॉइंट, ये दो प्लेट्स हैं, आपने इनको कनेक्ट किया है। तो देखो, सिंगल कवर बट जॉइंट, लैप जॉइंट या एनी जॉइंट, ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिंगल कवर बट जॉइंट में भी क्या होगा, आपका जब लोड लगेगा तो वो इस पर टेंडेंसी हो सकती है किसकी, बेंडिंग स्ट्रेस आने की। लेकिन डबल डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, आपका ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या होता है, कवर होता है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन या फिर जो एक्सिस होती है वो सिमेट्री में रहती है। तो आपके डबल कवर जो बट जॉइंट होता है इस पर आपका कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आता, ठीक है। अब टेक्निकली आप बहुत अच्छे से जब पढ़ेंगे स्टील तो आपको समझ आ जाएगा, बशर्ते अभी इतना वो रख लो कि हाँ ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस में किस पे नहीं होता, डबल कवर बट जॉइंट में बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड रोल सेक्शन फॉर बीम। अब बीम के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, आई सेक्शन ऑलवेज। अब आई सेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे हम जो हमने बीम का डायग्राम बनाया होता है तो उस पर जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेस डायग्राम। टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेसेस होती है, सेंटर पे आपका जीरो, जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस के पास आते रहते हो तो आपका स्ट्रेस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, न्यूट्रल एक्सिस पे ज़ीरो होता है। तो जो बीच का सेक्शन होता है ना, मतलब टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट जो आपका पोर्शन होता है वही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है, तो इसीलिए हम बीम में क्या करते हैं, रोल जो सेक्शन होते हैं वो आई सेक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका सेंटर का पार्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिक हो जाता है। Built up compression member when placed back to back, the spacing of the rivet should not exceed। अब ये आपको सारे कोड से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी होता है। जब भी कह रहा है बिल्ट अप, जब कंप्रेशन मेंबर की बात होती है, जब बैक टू बैक आपके प्लेस हैं, स्पेसिंग ऑफ रिवेट शुड नॉट एक्सीड, ये होगा इसका आंसर 12T और 200 mm, ठीक है। 60 100 mm 80, ये तो वैसे भी बहुत है, 16T है आसपास भी नहीं है, तो कन्फ्यूज़न वाला कोई है भी नहीं इसमें। 12T और 200 mm, दिस वुड बी द आंसर। Next question, the nominal diameter of rivet should in the built up column with lacing 20 mm. The width of lacing shall be। अब ये फिर स्टील से क्वेश्चन आया है, नॉमिनल डायमीटर आपको दिया है, रिवेट शुड यूज्ड इन द बिल्ट अप कॉलम विद लेसिंग 20 mm, लेसिंग आपकी 20 mm की है, द विड्थ ऑफ लेसिंग बार शैल बी। अच्छा, ये विड्थ ऑफ लेसिंग बार पूछ रहा, तो विड्थ ऑफ लेसिंग बार आपकी क्या होती है, 3 टाइम्स ऑफ डी, 3D, तो 3 इंटू ये तो 60 हो जाएगा, आंसर विल बी 60। नेक्स्ट इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। अब जो आपकी वेल्डिंग होती है उसकी जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है वो सबसे कम क्या होनी, किससे कम नहीं होनी चाहिए, 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए वो। ये भी डायरेक्ट डेटा वाले क्वेश्चन है, 3 mm से कम आपकी थ्रोट थिकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ये अगेन स्टील का क्वेश्चन। नेक्स्ट 106, द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शेड नॉट बी लेस देन। अब जो गसेट प्लेट आपकी होती है उसकी थिकनेस किससे कम नहीं होनी चाहिए, फॉर, हाँ इसने मेंशन किया फॉर लाइटली लोडेड कॉलम। अब लाइटली लोडेड या हैवीली लोडेड, इसमें हम बात कर लेते हैं। यार यहाँ पे ये लाइटली लोड कॉलम दे रहे हैं और आंसर की के हिसाब से मैंने जब देखा है तो आंसर की इनने 12 डाला है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है तो लाइट के लिए शायद 6 mm होती है थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, हैवी लोड के लिए 12 mm होती है, तो इस पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट आंसर की के हिसाब से इन्हें 12 mm दिया है। लाइट के लिए आप लेस देन शुड नॉट बी लेस देन, तो 6 mm भी हो सकता है इसका आंसर, मुझे अब कन्फ्यूज़न है इस पर, बट आप आंसर की के हिसाब से चलो 12 mm, बाकी अगर कुछ और होगा तो कहीं और से वो करना पड़ेगा इसको दोबारा से चेक, बट फिलहाल आंसर की के हिसाब से इसमें 12 mm है, बट एज़ फार एज आई नो लाइटली लोडेड कॉलम्स और लाइट वेट के लिए 6 mm होती है गसेट प्लेट की थिकनेस आई गेस, बाकी देखते हैं।
अब देखो कंप्रेशन मेंबर के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इज हमेशा ट्यूबुलर होता है। इनने बैक टू बैक ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। ट्यूबुलर सेक्शन जो होता है हमारा क्या होता है, मोस्ट इकोनॉमिक होता है किसके लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए, ठीक है। बाकी हम इस पे देखें तो आपका जो चैनल सेक्शन होता है वो लाइट बीम्स के लिए यूज़ करते हैं हम। रेक्टेंगुलर सेक्शन मोस्टली आपका बीम्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जहाँ पे आपकी डेप्थ ज़्यादा हो, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में अगर डेप्थ ज़्यादा होती है तो रेक्टेंगुलर BD³/12 होता है ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डेप्थ ज़्यादा होती है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन भी हम बीम्स के लिए यूज़ करते हैं। एंगल सेक्शन आपका मेनली ट्रस में यूज़ होता है। तो आपका ट्यूबुलर सेक्शन बेस्ट होता है किसके लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए। अगेन इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अब लेसिंग से क्वेश्चन है, देखिए लेसिंग बार विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कंपोनेंट मेंबर इज केप्ट, जो एंगल होता है ना लेसिंग का, दैट शुड बी बिटवीन 40 to 70 डिग्री। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये 40 to 70 याद रख लेना। मोमेंट एरिया मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, अगेन मोमेंट एरिया मेथड हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हमें अगर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना हो तो उसके लिए मोमेंट एरिया मेथड यूज़ होता है। पॉइंटिंग इज कैरीड आउट, अब पॉइंटिंग क्या होती है, पॉइंटिंग क्या होती है आपकी, ये अगेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल या बिल्डिंग मटेरियल से आपका एक क्वेश्चन है। पॉइंटिंग आपकी होती है जो आप जॉइंट्स में करते हो, ठीक है। अलग अलग टाइप की पॉइंटिंग होती है आपकी अकॉर्डिंग टू द शेप। तो जॉइंट्स इन ब्रिक्स और स्टोन मैसनरी, जो आपके जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स के बीच में सपोज ये ब्रिक की वॉल है तो इसके बीच में जो ये होता है यहाँ पे हम पॉइंटिंग करते हैं। दिस इज़, ये दोनों साइड ही जॉइंट होते हैं। तो ये हम किसके लिए करते हैं, जॉइंट्स इन ब्रिक्स और स्टोन मैसनरी। तो पॉइंटिंग इज कैरीड आउट एट जॉइंट्स। अब देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, अब ब्रिक्स के केस में कितना होता है वाटर, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो कितना, शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 15%। और सेम चीज़ जब स्टोन के लिए करी थी तो स्टोन के लिए कितना था, 5%। याद होगा आपको, क्वेश्चन है पहले इसमें आया हुआ है। तो 5% स्टोन के केस में और क्लास 1 के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए 15%। अच्छा इसमें स्पेसिफाई किया है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, अगर ये चीज़ सेकंड या थर्ड क्लास के लिए, अगर सेम चीज़ ये सेकंड क्लास या थर्ड क्लास ब्रिक्स के लिए पूछ लें तो उस केस में 20 और 25% हो जाएगा, ठीक है। 25 में 22% होता है थर्ड क्लास ब्रिक का। बट आप फर्स्ट क्लास का ही आता है बेसिकली क्वेश्चन, तो सेकंड थर्ड का तो पूछेगा भी नहीं, तो फर्स्ट क्लास का आप याद रखिएगा 15% होता है, ठीक है। चलिए कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 111 तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।